कल हमने जो क्लास में पढ़ा था एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट तक हमने पढ़ लिया था। टाइप ऑफ सीमेंट हमने लास्ट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट किया था, ठीक है, और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमने यहाँ पर समझ लिया था। नेक्स्ट हमारा जो टाइप ऑफ सीमेंट है दैट इज सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो हेडिंग डाल देना आप सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट जो आप होता है आपका जो होता है इसको हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पर मेनली आपका सल्फर का अटैक होता है। इसका अटैक होता है, सल्फर का अटैक मेनली जहां पर होता है वहां पर हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। अब बात करें आपके ओपीसी सीमेंट की, तो ओपीसी सीमेंट जो आपका होता है वह अटैक ऑफ सल्फर को नहीं ले पाता है। क्लियर। अब कैसे नहीं ले पाता है देखते हैं वो। तो आपके सीमेंट में जो ओपीसी सीमेंट आपका होता है इसमें क्या होता है, फ्री कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनेट यहां पर प्रेजेंस होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या होता है, कैल्शियम एल्यूमिनेट। जो आपका सीमेंट पेस्ट होता है उसमें क्या प्रेजेंस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस होता है और कैल्शियम एल्यूमिनेट आपका यहाँ पर प्रेजेंस होता है, जो आपके सल्फेट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट को प्रोड्यूस करता है। इसको करता है कैल्शियम, ये क्या करेंगे दोनों, सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे और फॉर्म यहां पे क्या करेंगे, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये दोनों प्रोडक्ट क्या हुए यहाँ पे फॉर्म हो गए। तो जो आपका फॉर्म वर्क होता है उसमें अगर हम क्या करते हैं, सीमेंट को हम कास्ट करते हैं, प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर एक्सपांशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, आपका सीमेंट एक्सपांड होगा। अब सीमेंट आपका यहाँ पे एक्सपांड होगा। क्लियर। और जो सेटिंग प्रॉपर्टी सीमेंट की होती है वो भी यहाँ पे क्या होती है, इंटरप्ट होना चालू हो जाती है। क्लियर। तो अब इसके सॉल्यूशंस के लिए हम क्या लेके आए हैं, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को लेके आए हैं और इसको हमने कैसे प्रोड्यूस किया है वो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको बनाना है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, तब हम क्या करेंगे, सीमेंट में आपका जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बोगस कंपाउंड होता है C3A आपका जो होता है, और आपने एक और पढ़ा था C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरेट। इन दोनों के जो अमाउंट है, परसेंटेज है, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे। अब रिड्यूस मतलब क्या, कि जो C3A है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5% या 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम कंबाइंडली यहाँ पे बात करें तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि अगर C3A के आपने 2 पार्ट्स लिए हैं प्लस C4AF की बात की है, तो यह टोटल अगर हम देखें तो यह ज्यादा नहीं होना चाहिए 25% से। क्लियर। इस कंडीशन में जो आपका सीमेंट फॉर्म होता है वो क्या होता है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यहाँ पर आपका क्या होता है, फॉर्म होता है। क्लियर। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि C3A का जो आपने परसेंट यहाँ पे कम किया है और C4AF का परसेंटेज जो आपने कम किया है, इससे क्या होगा कि जो सल्फेट अटैक है, क्लियर, जो आपका सल्फेट का अटैक हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट जो रेजिस्टिंग पावर आपकी सीमेंट की होती है
वो इंक्रीज हो जाती है अगर n परसेंटेज को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि आपके सीमेंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम एल्यूमिनेट प्रेजेंस है, और ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट भी यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला है और कैल्शियम सल्फेट भी यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला है। इसलिए हमने यहाँ पर इन परसेंट को कम कर दिया है। क्लियर है आपको? सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट थंब के थ्रू बता दें आप, क्लियर है? लिमेश लिखवा रहा हूं मैं अभी आपसे सिर्फ इतना पूछा हूं कि आपको समझ में आ गया है। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ आपका सल्फेट का अटैक हो सकता है। तो सबसे पहले इस टाइप के सीमेंट को हम मरीन स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं। क्लियर? ये आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि इस सीमेंट का यूज जो आप करोगे कहां पे करोगे, मरीन स्ट्रक्चर में करोगे। नेक्स्ट सीवेज ट्रीटमेंट वर्क, हाइड्रोजन सल्फाइड, आपकी यहाँ पे H2SO गैस रिलीज होती है। क्लियर? तो यहाँ पे भी सल्फेट अटैक आपका हो सकता है। तो नेक्स्ट आपका क्या आएगा, अगर आप सीवेज ट्रीटमेंट वर्क को कर रहे हो, इसको कर रहे हो, सीमेंट ट्रीटमेंट वर्क को आप कर रहे हो, तो वहां पे भी आप सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट को यूज करोगे। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, फाउंडेशन वर्क करते हो। फाउंडेशन कहाँ होता है आपका? ठीक है, सॉइल को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सकेवेट करना पड़ता है। देन फाउंडेशन या कोई बिल्डिंग का आप बेसमेंट रेडी कर रहे हो जहां पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट प्रेजेंस है, देन वी यूज्ड सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो आप ऐसा ही बोल सकते हो, फाउंडेशन एंड बेसमेंट इन द सॉइल हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फेट। जहां पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फेट आपका होगा वहां आप सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज करोगे। नेक्स्ट, अगर आप मर्सी एरिया में, कहां पर, मर्सी एरिया, अब मर्सी एरिया मतलब सीधा सीधा दलदल की बात करें कि अगर दलदल में आप पायल फाउंडेशन बना रहे हो, क्या कर रहे हो, पायल को ड्रिल कर रहे हो, तो वहां पर भी आप सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज करोगे। तो ये इंपोर्टेंट यूजेस है इसके। ठीक है, लिख लेना इसमें पहला पॉइंट लिखना, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज susceptible susceptible to the attack of sulfate फिर लिखना फ्री कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनेट। हाइड्रेट यहाँ पे बात किया गया है, मतलब जब सीमेंट में आपने वाटर को ऐड किया तो जो हीट आपकी यहाँ पे रिलीज हुई, तो सबसे पहला जो बोगस कंपाउंड आपका बनता था डेट इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो उसी को हमने हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनेट बोला है। क्लियर? हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनेट प्रेजेंट इन द सेट सीमेंट react with sulfate
react with sulfate and form calcium sulfate and calcium sulfoaluminate respectively. The product formed by, फुल स्टॉप के बाद लिखना, the product formed by reaction in the framework of hydrated cement paste results in expansion. एक्सपांशन की यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट हो जाएगी. क्लियर. नेक्स्ट, आपका जो फ्रेमवर्क है वो एक्सपांड करना चालू कर देगा. एक्सपांड करेगा तो मटेरियल यहाँ पे बाहर निकलना चालू हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट है आपका पॉइंट, द रेमेडी ऑफ सल्फेट अटैक. द रेमेडी मतलब उपचार. द रेमेडी ऑफ सल्फेट अटैक इज सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट. इसका रेमेडी उपचार क्या है कि आप सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को यूज करें. It is a cement. Next point लिखना. It is a cement with low C3A. ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो लिख लेना. Not be greater than 5%. Cement with low C3A content and comparatively lower C4AF content. The percent of C3A tricalcium aluminate is kept below 5%, and it results in the increase in resisting power against sulfur attack. Increase in resisting power against sulfate attack. नेक्स्ट लिख लेना हेडिंग, इसमें सब हेडिंग डालना. यूजेस, पहला इन मरीन कंस्ट्रक्शन. यूजेस में पहला लिखना इन मरीन कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट, सीवेज ट्रीटमेंट वर्क इन सीवेज ट्रीटमेंट वर्क. For the structure which are likely, third लिखना यूज, for the structure which are likely to be damaged by severe alkaline condition such as canal lining, culverts and siphons या siphons etc. नेक्स्ट लिखना इन फाउंडेशन एंड बेसमेंट where soil contain sulfate. Soil contain sulfate. In pile fabrication which are likely to be in Mersey region. क्लियर. नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका सुपर सल्फेटेड सीमेंट. नेक्स्ट है आपका सुपर सल्फेटेड सीमेंट. सुपर सल्फेटेड सीमेंट अब आपका कैसे बना वो देखते हैं. तो अब यहाँ पे करना क्या है आपको, देखो
सुपर सल्फेटेड आपको सीमेंट यहाँ पे बनाना है तो 80 to 85% हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ग्रेनुलेटेड स्लैग, ग्रेनुलेटेड स्लैग, क्लियर। नेक्स्ट 10 to 15% यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूं आपका, जिप्सम, क्लियर। कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका होता है इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी यूज 5% सीमेंट क्लिंकर्स, 5% यहाँ पर सीमेंट क्लिंकर्स को लिया गया है और इन सारे प्रोडक्ट्स की हमने क्या कर दी है, इंटर ग्राइंडिंग कर दी है, क्या कर दी, इंटर ग्राइंडिंग कर दी है। देन जो सीमेंट फॉर्म होगा उसको नाम दिया गया है सुपर सल्फेटेड सीमेंट, और जो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट था उससे मोर पावरफुल है रेजिस्टिंग, मोर पावरफुल है टू रेजिस्ट द अटैक ऑफ सल्फेट, क्लियर। सल्फेट का ज्यादा अटैक अगर हो रहा है तब हम सुपर सल्फेटेड सीमेंट को यहाँ पर यूज करते हैं, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ग्रेनुलेटेड स्लैग यहाँ पे क्या कहलाता है, क्लियर। स्लैग क्या होता है, दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट, यह क्या है आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है आयरन्स की, पिग आयरन्स, रॉट आयरन्स, आयरन इंडस्ट्री जो आपकी होती है। तो आयरन इंडस्ट्री में जैसे आपने पिग आयरन को फॉर्म किया है, ठीक है, तो वहां पे जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बचा, ग्रेनुलेटेड मतलब ग्रेनुलर फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में नहीं है, क्लियर। तो उसको आपने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है, उसको आप स्लैग बोलते हो, दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग आयरन इंडस्ट्री, क्लियर। तो उसको आप यहाँ पर स्लैग बोलते हो। तो ये आपका हो गया है कौन सा, सुपर सल्फेटेड सीमेंट। तो इसमें लिख लेना, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटरग्राइंडिंग ऑफ 80 to 85% of granulated slag, comma 10 to 15% of gypsum, 10 to 15% of gypsum, 10 to 15% of gypsum and 5% cement clinkers and 5% cement clinkers. नेक्स्ट लिखना इसी में, दिस सीमेंट इज This cement is more resistant to attack of sulfate than sulfate resisting cement. क्लियर है आपको? सुपर सल्फेटेड सीमेंट क्लियर है? योगेश आपका यहाँ पे कमेंट आया था, सर सीमेंट की पैकेजिंग किस टेम्परेचर पर करते हैं? तो इंडियन स्टैंडर्ड ने ऐसा कोई भी टेम्परेचर स्पेसिफाई नहीं किया है पैकेजिंग के लिए पर्टिकुलर कि इतने डिग्री टेम्परेचर पे आपको यहाँ पे पैकेजिंग करना है, ठीक है। तो पैकेजिंग का यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर डिसाइड नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग का है आपका कि मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी हो रही है तो जो क्लिंस के अंदर आपका यहाँ पे टेम्परेचर होता है क्लिंकर्स फॉर्मेशन का, डेट इज 1400 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पैकेजिंग का ऐसा कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको नहीं दिया गया है।
नेक्स्ट यहां पे लिखोगे आप, नेक्स्ट आपका सीमेंट है क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट। अब देखो, अगर आपको क्विक सेटिंग सीमेंट को प्रोड्यूस करना है, तो मैंने आपको जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझाई थी उसमें मैंने क्या बोला था कि जब आपका क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर्स होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर्स। क्लियर? तो क्लिंकर्स के साथ आप यहाँ पर क्या ऐड करते हो, जिप्सम को ऐड करते हो 3 to 4% वाई वेट। और जो जिप्सम को ऐड किया था वो किस लिए किया था, कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम। कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब जो जिप्सम यहाँ पर एक्ट कर रहा था वो कैसा कर रहा था, रिटार्डर्स की तरह एक्ट कर रहा था। क्लियर? यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम आपका बढ़ रहा था। तो अगर आप क्विक सेटिंग सीमेंट को प्रोड्यूस यहाँ पे करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जिप्सम यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। क्लियर? मतलब या तो आप ऐसा बोलें कि जिप्सम को हम ना मिक्स करें। क्लियर? तो आपका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा और जल्दी से आपका सीमेंट यहाँ पे क्या होगा, सेट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको जिप्सम की क्वांटिटी क्या करना है, रिड्यूस करना है। अगर आप क्विक सेटिंग सीमेंट को क्या करना चाहते हो, फॉर्म करना चाहते हो। क्लियर? अब यहाँ पे याद रखना, क्विक सेटिंग सीमेंट हम यूज कहाँ करते हैं, जब भी हम अंडर वाटर या फिर हम रनिंग वाटर में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, व्हेन वी यूज्ड क्विक सेटिंग सीमेंट। क्लियर? जब या कोई नदी वगैरह आपकी होती है, क्लियर, जो जैसे नदी वगैरह होती है उसमें आपको पानी आपका बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, तो ऐसी जगह पर हम क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करते हैं। मतलब आपको याद रखना है, जब भी हम रनिंग वाटर कंस्ट्रक्शन करेंगे, सीवेज वगैरह लाइन जहाँ पे आपका कंटिन्यू पानी बह रहा है और आपको वहां पे कंस्ट्रक्शन करना भी है, क्लियर, तो आपको क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करना है। क्लियर? तो यहाँ पे लिख लेना। और एक और चीज है आपको क्विक सेटिंग कैसे, एक और चीज आपको बताया था बोगस कंपाउंड मैंने, कि C3A जो आपका होता है ये फ्लैश सेट आपको प्रोवाइड कराता है। क्लियर? ये क्या कराता है, सीमेंट को फ्लैश सेट यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम भी आप क्या करोगे, मिक्स करोगे। ठीक है? एल्यूमिनियम सल्फेट मिलाने से यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो सेटिंग प्रॉपर्टी है वो एक्सीलरेट हो जाएगी, जो जिप्सम की वजह से क्या हो रही थी, रिड्यूस हो रही थी। ठीक है? तो लिखना है यहाँ पे, दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय, दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय this cement is produced by adding a small percentage of aluminum sulfate by finely grinding the cement, by finely grinding the cement and reducing the quantity of gypsum, क्लियर? नेक्स्ट याद यहाँ पे याद रखना कि क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करें, मतलब बहुत जल्दी सेट हो रहा है, तो इसकी जो सेटिंग प्रॉपर्टी होती है वो विद इन 5 मिनट आपका क्या
क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। 5 मिनट के अंदर यह सीमेंट सेट होना चालू हो जाएगा आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। जैसे ही आप इसमें वाटर को ऐड करोगे 5 मिनट के अंदर ये सेटिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। और आप चाहते हो कि ये जो सीमेंट है पत्थर के जैसे बन जाए, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए, तो लेस देन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर यह स्टोन के जैसे हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे यही याद रखना है जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, इसका सेटिंग वगैरह। जैसे मैंने क्या बोला, 5 मिनट के अंदर ये सेटिंग स्टार्ट कर देगा और 30 मिनट के अंदर ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि किसका कंटेंट यहाँ पे इंक्रीज किया है और किसका कंटेंट यहाँ पे रिड्यूस किया गया है। क्लियर? तो यही पॉइंट है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लिखना है यहाँ पे द सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना द सेटिंग एक्शन। सुरेश का यहाँ कमेंट है, सर इसी स्पीड से लिखवाया करिए। ओके, ट्राई करूंगा मैं इसी स्पीड से लिखवाने का। द सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट स्टार्ट्स विद इन 5 मिनट, स्टार्ट्स विद इन 5 मिनट आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, within 5 minutes after addition of water, and it becomes hard, and it becomes hard like stone in less than 30 minutes, in less than 30 minutes। अब आपको भी यहाँ पे एक चीज पता है, मैंने क्या बोला कि कोई एक सेटिंग सीमेंट इसकी विद इन 5 मिनट सेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा केयर भी करना पड़ेगी। क्लियर? जब आप मिक्स कर रहे होगे और इसको प्लेस कर रहे होगे कि 5 मिनट के पहले ही आप इसको डाल दो, नहीं तो क्या होगा, पहले ही सेट हो जाएगा प्लेस करने के। ठीक है? तो यहाँ पे एक्स्ट्रा केयर आपको लगेगी कोई एक सेटिंग सीमेंट का जब भी आप यूज करोगे सब इंजीनियर बनने के बाद। ठीक है? आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, इरिगेशन वगैरह। ठीक है? तो वहां पे आपको लगेगा कोई एक सेटिंग सीमेंट वगैरह यूज करोगे, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है? अगर कभी ये सीमेंट को आप यूज करें तो जॉब के टाइम पर। ठीक? नेक्स्ट यहाँ पे लिखना दिस सीमेंट इज यूज्ड टू, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दिस सीमेंट इज यूज्ड टू lay concrete under static water or running water, static water or running water। नेक्स्ट आता है आपका लो हीट सीमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालना लो हीट सीमेंट। आपका सीमेंट यहाँ पर है लो हीट सीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे आपको एसएससी जेईई की अगर मैं बात करूं तो उसमें कम से कम 4 से 5 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है लो हीट सीमेंट का। और अगर व्यापक की बात करें तो एटलीस्ट 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि लो हीट सीमेंट का यूज हम कहाँ करते हैं। क्लियर? या फिर इसका यूज दिया हुआ होता है, पूछा जाता है कि किस सीमेंट को हम इस पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो लो हीट सीमेंट से आपको यहाँ पे समझ में ये आ रहा है कि इस सीमेंट का रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है, क्या है, रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, लो है। क्लियर? रेट ऑफ हाइड्रेशन आपका यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा लो है। और आपको पता है रेट ऑफ हाइड्रेशन अगर लो होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रेट ऑफ हाइड्रेशन अगर आपका लो होता है तो जो सीमेंट होता है उसकी जो स्ट्रेंथ गेन करने की प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, प्रोग्रेसिवली, मतलब धीरे धीरे वह स्ट्रेंथ को गेन करता है। अब आपको अगर लो हीट सीमेंट को
रेट ऑफ हाइड्रेशन को क्या करना है, कम करना है। तो कैसे करोगे, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आपका करता था कितना, 3 डेज में 310 कैलोरी पर ग्राम, यहाँ पर रेट ऑफ हाइड्रेशन आ रहा था, ठीक है। तो C3 है। फिर आपका अर्ली स्टेज स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कराता है, C3S। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आपके जो कंपाउंड्स हैं, इसकी परसेंटेज को आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे। क्या कर दोगे, इनकी परसेंटेज को कम कर दोगे। एंड करस्पॉन्डिंगली आप C2S जिसका रेट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम था, अप्रोक्स 60 कैलोरी पर ग्राम था आपका, क्लियर। तो यहाँ पर C2S का जो परसेंटेज होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और C2S किसके लिए होता था, लेटर स्ट्रेंथ के लिए होता था, और यह प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथ को गेन करता था। योगेश, हाई एल्यूमिना सीमेंट आपका जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। हाई एल्यूमिना सीमेंट आपका अलग है, इसको हम हाई एल्यूमिना सीमेंट नहीं बोलते हैं। यहाँ पर आप पर्टिकुलर एल्यूमिना को मिक्स नहीं किए थे, यहाँ पे आपने एल्यूमिनियम सल्फेट को यूज किया था, जो एज अ एड मिक्सचर यहाँ पे काम करता है, ठीक है। क्लियर। चलो अब यहाँ पे बात करें इसकी कि लो हीट सीमेंट में मैंने बोला रेट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पे आपका कम होता है, क्लियर, लो होता है। तो अगर हम बात करें तो आफ्टर 7 डेज आपने इस सीमेंट को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, तो आफ्टर 7 डेज इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है 65 कैलोरी पर ग्राम होता है। कितना होता है, 65 कैलोरी पर ग्राम होता है। एंड आफ्टर 20 डेज एंड आफ्टर अगर 28 डेज आप इसको चेक करो तो दैट इज 75 कैलोरी पर ग्राम होता है, क्लियर। तो अगर 7 दिन बाद आप देखोगे इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन तो सिर्फ 65 कैलोरी पर ग्राम आ रहा है, और 28 दिन में 75 कैलोरी पर ग्राम यहाँ पर आ रहा है। सबसे इंपोर्टेंट लो हीट सीमेंट का हम यूज कहाँ करते हैं, तो इन मास कंक्रीटिंग, जब भी हम मास कंक्रीटिंग करते हैं, क्लियर। अब मास कंक्रीटिंग मतलब क्या होता है कि एक साथ बहुत ज्यादा कंक्रीट करना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, तो ये स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल आपका कौन सा है, डैम का है। अब डैम में एक बार में जो कंक्रीट होगा कम से कम कितना होगा, 100 से 150 m³ आप यहाँ पे कंक्रीट कर रहे हो। तो ऐसी कंक्रीटिंग को हम मास कंक्रीटिंग बोलते हैं, क्लियर। बहुत ज्यादा जहां पे कंक्रीटिंग होती है, तो इंपोर्टेंट है, यही नाम से आता है कि मास कंक्रीटिंग में हम किस टाइप का सीमेंट यूज करते हैं, तो हम करते हैं लो हीट सीमेंट। क्यों, क्योंकि ये 150 m³ आपको यहाँ पे कंक्रीट करना है, क्लियर। तो यहाँ पे आप चाहोगे क्या कि आपका जो कंक्रीट हुआ उसमें जो आपने सीमेंट यूज किया है तो वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ को गेन करे, क्लियर। अगर आपने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल रैपिड हार्डनिंग वगैरह यूज कर लिया, तो जब तक आप 150 m³ तक क्या करोगे, सीमेंट को कास्ट करोगे, यहाँ स्टार्टिंग वाला आपका जो कंक्रीटिंग है वो आपका क्या करेगा, स्ट्रेंथ गेन करना चालू कर देगा, और लास्ट वाला अभी तो प्लेस्ड ही हो रहा है। इसलिए हम मास कंक्रीटिंग में ऐसे सीमेंट को यूज करना चाहेंगे जो धीरे धीरे स्ट्रेंथ को गेन करता हो और जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन जो हो वो क्या हो, मिनिमम। क्लियर है, लो हीट सीमेंट आपको क्लियर है, इंपोर्टेंट है। यहाँ पे इसका यूज जिसको लेके यहाँ पे एटलीस्ट आपकी जो एग्जाम्स होती है कॉम्पिटिटिव, उसमें 5 से 6 बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लिख लेना इसमें लो हीट सीमेंट में this cement is produced by reducing the percent of
reducing the percent of C3A and C3S, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड करस्पॉन्डिंगली increasing the percentage of dicalcium silicate, और ब्रैकेट में लिख लेना अप्रॉक्स 46%, जिसकी परसेंटेज होती है वो किसके बराबर होती है, अप्रॉक्स 46% के बराबर होती है। क्लियर? अगर कभी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए वैल्यू। This cement possesses less compressive strength. Because we have reduced the rate of hydration. Next लिखना heat of hydration of this cement is approx 65 calorie per gram after 7 days and 75 calorie per gram after 28 days. क्लियर? नेक्स्ट चीज और आपको याद रखना है कि लो हीट सीमेंट जो आपका होता है इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम इसका जो होता है अप्रॉक्स 1 आवर होता है और फाइनल सेटिंग टाइम आपका जो यहाँ पर होगा वो आपका 10 आवर्स ही होगा। क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना है कि लो हीट सीमेंट का आपका इनिशियल सेटिंग टाइम अबाउट 1 आवर्स होता है एंड फाइनल सेटिंग टाइम आपका कितना होता है, 10 आवर्स यहाँ पे होता है। लिखना द इनिशियल सेटिंग टाइम इज अबाउट 1 आवर and final setting time is about 10 hours. नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क लगा के लिखना। इट इज मेनली यूज्ड फॉर मास कंक्रीटिंग वर्क। नेक्स्ट आपका यहां पे आएगा हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हेडिंग डालना। हाइड्रोफोबिक सीमेंट, तो अब यहां पे क्या होता है कि ऐसे सीमेंट को आप क्यों फॉर्म कर रहे हो, क्या जरूरत है हाइड्रोफोबिक सीमेंट की? तो अगर आप सीमेंट को एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टोर करना चाहते हो, जैसे हमने स्टोरेज बताया था, आफ्टर 90 डेज आप इसको यूज नहीं करोगे। क्लियर? पैकेजिंग के आफ्टर 90 डेज आप 3 महीने तक ही इसको स्टोर कर सकते हो। बट
अगर आपके पास सिचुएशंस ऐसी आई है कि यहाँ पर जो आपका सीमेंट है वो मॉइस्चर ले सकता है एटमॉस्फेयर से, तो ऐसे प्लेसेस पर या ऐसी लोकेशंस पर हम यूज करते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट। अब हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो आपका होता है, आपके जो सीमेंट क्लिंकर्स होते हैं वो नॉर्मली वही है। अब उस सीमेंट क्लिंकर्स में हम क्या करते हैं, वाटर रिपेलेंट फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंस, हम ऐसे सब्सटेंस को यूज करते हैं जो सीमेंट के पार्टिकल्स होते हैं, क्लियर, उन पार्टिकल्स के चारों तरफ वाटर मतलब जो आप मॉइस्चर है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब, आपका सीमेंट एब्जॉर्ब करता है, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना कर सके ऐसी फिल्म फॉर्मिंग वाले एड मिक्सचर्स का यहाँ पे यूज करते हैं। और ये आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वो दो कौन से केमिकल्स यहाँ पे या सब्सटेंस यूज किए जाते हैं, दैट इज ऑलिक एसिड एंड एस्टेरिक एसिड। क्लियर, वो कौन कौन से होते हैं आपके, ऑलिक एसिड एंड एस्टेरिक एसिड होते हैं जो सीमेंट के पार्टिकल के चारों तरफ एक क्या करते हैं, रिपेलेंट, वाटर रिपेलेंट फिल्म फॉर्म करते हैं, जिससे आपका सीमेंट एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और आप इसको एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। क्लियर, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं इंपॉर्टेंट, आपका ऑलिक एसिड एंड एस्टेरिक एसिड है, इसके अलावा भी जैसे एसिडॉल आपका होता है, क्या होता है आपका, एक एसिडॉल आपका होता है, ऑक्सीडाइज्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपके जो होते हैं, कौन से, ऑक्सीडाइज्ड पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ये एडमिक्सचर्स है जो क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करने देंगे सीमेंट को, क्लियर। तो ऐसे सीमेंट को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट, जिसको आप यूज करते हो टू स्टोर लॉन्गर ड्यूरेशन, बहुत ज्यादा समय तक आप स्टोरेज चाहते हो सीमेंट का, तो आप स्पेशली कौन सा सीमेंट यूज करोगे, हाइड्रोफोबिक सीमेंट को यूज करोगे। याद रखना है यहाँ पे क्या, ऑलिक एसिड और एस्टेरिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर। लिखना इसमें, दिस सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय intergrinding the Portland cement clinkers with water repellent film forming substance like oleic acid and stearic acid. This water repellent film reduce the tendency of cement particles to absorb moisture from atmosphere and hence reduce its deterioration ड्यू टू स्टोरेज। सेटिंग टाइम हम इसीलिए फाइंड आउट कर रहे थे, स्टोरेज की वजह से जो आपका डिटोरियोरेशन की प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है, रिड्यूस इट्स डिटोरियोरेशंस ड्यू टू स्टोरेज। यूज में लिख लेना, यूज्ड where it is required to be stored for longer duration। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सीमेंट आता है
IRST40 सीमेंट, नेक्स्ट आपका जो सीमेंट है IRST40 सीमेंट। IRST40 आपका जो सीमेंट होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट है जिसको बनाया गया है कैसे, तो आपका जो नॉर्मली आपका जो सीमेंट होता है उसमें हमने क्या कर दिया, C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कंटेंट को इंक्रीज कर लिया है। IRST40 सीमेंट जो आपका होता है मेनली इसको इंडियन रेलवे द्वारा जो कंक्रीट के स्लीपर्स बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, कंक्रीट स्लीपर्स बनाए जाते हैं, कहां पर, इंडियन रेलवे में, वह आपका IRST40 सीमेंट को यूज करता है। क्लियर? IRST40 सीमेंट कहां यूज किया जाता है, बाय द इंडियन रेलवे टू मैन्युफैक्चर कंक्रीट स्लीपर। लिख लेना इसमें पहला पॉइंट, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट It is a special type of cement in which higher percent of C3H, C3S. Next point, used in manufacturing of concrete sleepers for Indian Railway. Used in manufacturing of concrete sleepers for Indian Railway. नेक्स्ट है आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट। नेक्स्ट है आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट, अब हाई एल्यूमिना सीमेंट आपका कैसे बनाया जाता है, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर्स। अब क्लिंकर्स यहाँ पे फॉर्म्ड हुए हैं आपके, क्लियर, ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर्स आपने कर ली यहाँ पे, उसके साथ साथ आपने क्या कर दिया है, बॉक्साइट को यहाँ पे ऐड किया है, इसको ऐड किया है, बॉक्साइट और लाइम को ऐड करके आपने क्लिंकर्स को फॉर्म किया है और उसकी यहाँ पे ग्राइंडिंग कर दी है, तो आपका जो सीमेंट फॉर्म होगा दैट इज हाई एल्यूमिना सीमेंट यहाँ पे फॉर्म होगा। क्लियर? यहाँ पे मैंने क्या बोला है, आपका बॉक्साइट बोला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो व्यापक में पूछा गया है कि हाई एल्यूमिनियम सीमेंट को हम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल आपका यूज होता है दैट इज बॉक्साइट प्लस लाइम। क्लियर? इसकी हम इंटर ग्राइंडिंग करते हैं सीमेंट क्लिंकर्स के साथ, तो आपका जो सीमेंट प्रोड्यूस होता है दैट इज हाई एल्यूमिना सीमेंट। क्लियर? तो अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि आपका जो यहाँ पर टोटल एल्यूमिना का कंटेंट होता है, यहाँ पे मैंने बोला है हाई एल्यूमिना सीमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे जो टोटल एल्यूमिना का आपका कंटेंट होता है वह लेस देन नहीं होना चाहिए 32% से। और अगर हम रेशियो की बात करें एल्यूमिना तो लाइम रेशियो, जो हमने केमिकल कंपोजिशन टेस्ट यहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट पढ़ा था सीमेंट्स का, उसमें हमने एल्यूमिना और लाइम का पढ़ा था कि 0.66 से कम नहीं होना चाहिए और 1.02 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे हाई एल्यूमिना सीमेंट में एल्यूमिनिया टू लाइम जो आपका रेशियो होगा वो कितना होगा, 0.85, इससे कम नहीं होना चाहिए और 1.3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस हाई एल्यूमिना सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम आपका होता है, क्या होता है, इनिशियल
सेट इन टाइम जो आपका होता है वह 3.5 आवर्स होते हैं। क्लियर, 3.5 घंटे में यह सेट होता है। और अगर अब आप फाइनल सेटिंग टाइम इसका देखो, फाइनल सेटिंग टाइम तो वो है अबाउट 5 आवर्स होता है। 5 घंटे में यह फाइनली सेट हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे एक डिसएडवांटेज इसका मानो या फिर एक स्पेशल प्रॉपर्टी बोलो कि जब हम इसको प्लेस करते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट को यूज करते हैं, तो यूज किया कंक्रीट के साथ यूज किया या आप कोई अदर मटेरियल्स के साथ यूज कर रहे हो सीमेंट को, ठीक है, तब आप जब इसको प्लेस करोगे तो प्लेसिंग में यह नॉर्मल ओपीसी जो आपको प्लेसिंग में टाइम ले रहा है उसके कंपेरिजन में यह ज्यादा टाइम लेगा। बट ओपीसी फ्रेमवर्क हटाने में ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन यह फ्रेमवर्क जल्दी हटा देगा। क्यों? क्योंकि फाइनली सेटिंग 5 घंटे में अचीव कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ जल्दी गेट कर लेगा एज कंपेयर टू ओपीसी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेमवर्क अगर आपको रिमूव करना है तो जल्दी रिमूव कर देगा ये। ठीक है, क्लियर। अब जो फ्रॉस्ट आपका फ्रॉस्ट एक्शंस जो होते हैं तो फ्रॉस्ट एक्शंस इस पर इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्लियर, तो विद स्टैंड अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन। क्लियर, ये भी आप यहाँ पे एक पॉइंट आपका आ जाएगा। क्लियर, हाई टेम्परेचर, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपका हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर मतलब अपन क्या मानते हैं, अब आप 40 डिग्री सेल्सियस, अब आप 40 डिग्री सेल्सियस पे आपका टेम्परेचर है, अब 50 डिग्री सेल्सियस आपका जो होता है हॉट वेदर आप उसको बोलने लग जाते हो। क्लियर, तो ऐसी जगह पर भी इसमें कोई भी ज्यादा इफेक्ट्स नहीं होंगे। क्लियर, जो एसिड्स का अटैक होता है, किसका अटैक होता है, एसिड्स का अटैक होता है, उसको भी यह अच्छे से रेजिस्ट कर लेता है। क्लियर, यह 20% अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को एक दिन में अचीव कर लेता है। क्लियर, 20% ऑफ ultimate strength attained in one day। यह एक दिन में 20% अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को क्या कर लेता है, अटेन कर लेता है। क्लियर, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब यह हर एक चीज में बेटर है तो हम इसको ओपीसी की जगह यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको ओपीसी की जगह यूज कर लो। क्लियर, तो एक चीज याद रखना, हाई एल्यूमिना सीमेंट यहाँ पर है, मतलब सीधे सीधी बात में क्या बोलूं, कॉस्टली। यहाँ पे कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा है इस सीमेंट की, इसलिए हर कोई इस हाई एल्यूमिना सीमेंट को यूज नहीं कर पाता है। क्लियर, ये आपका बोल सकते हो यहाँ पे कि इस सीमेंट का डिसएडवांटेज है। और एक और इसका डिसएडवांटेज हो सकता है आपका, यह मास कंस्ट्रक्शन में भी आप इसका यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर, कॉस्टली है, साथ में आप इसको मास कंस्ट्रक्शन में भी यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, फाइनली सेट हो जाता है 5 घंटे में, 150 MQ आपको करना है, 5 घंटे में कर लोगे। ठीक है, समझ में आया आपको हाई एल्यूमिना सीमेंट? तो फिर लिखते हैं, हाँ थंब करके बता दो आप समझ में आ गया हो तो मैं लिखा देता हूं फिर आपको। और नवीन में सेटिंग टाइम आपका यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। इनिशियल सेटिंग टाइम 3.5 आवर्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम 5 आवर्स। हाई एल्यूमिना सीमेंट का जो आपका सेटिंग टाइम्स होता है, इनिशियल आपका 3.5 आवर्स होता है एंड फाइनल 5 आवर्स यहाँ पे होता है। क्लियर, लिखना है यहाँ पे this cement is produced by grinding, this cement is produced by grinding
clinkers, grinding clinkers formed by calcining bauxite, formed by calcining bauxite and lime. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज स्पेसिफाइड दैट इट इज, देखो यहाँ पे बॉक्साइट आपको बोला है तो याद रखना है एक चीज, जो बॉक्साइट का यहाँ पे फॉर्म होगा वो किसके फॉर्म में यहाँ पे आएगा, एल्यूमिनियम के फॉर्म में आप यहाँ पे बॉक्साइट का एडिशन करोगे। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम और जो आपके होते हैं बॉक्साइट जो रहेगा एल्यूमिनियम और के फॉर्म में यहाँ पे यूज किया जाएगा। क्लियर, तो लिखना, इट इज स्पेसिफाइड दैट टोटल एल्यूमिना कंटेंट, इट इज स्पेसिफाइड दैट टोटल एल्यूमिना कंटेंट should not be less than 32% and the ratio by weight of alumina to the lime should be between 0.85 and 1.30. अब एक और चीज यहाँ पे याद रखना, हाई एल्यूमिना सीमेंट, देखो सबसे पहला जो सीमेंट आपका बनना चालू हुआ था, इंडस्ट्री जो डेवलप हुई थी वो कहां से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी। ये मैं आपको बता चुका था जब सीमेंट स्टार्ट हुआ था। तो इंग्लैंड में हाई एल्यूमिना सीमेंट को बोला जाता है सीमेंट फॉन्डू। क्या बोला जाता है, सीमेंट फॉन्डू। इंग्लैंड में क्या बोलते हैं इसको, सीमेंट फॉन्डू। क्लियर, और अगर इसी सीमेंट को अपन अमेरिका में देखें तो इसको बोला जाता है लुमनाइट। क्लियर, ये बोला जाता है कहां पर, आपका अमेरिका में। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना है कि इंग्लैंड में इसी सीमेंट को हम सीमेंट फॉन्डू के नाम से जानते हैं और अमेरिका में हाई एल्यूमिना सीमेंट को हम लुमनाइट नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट is 3.5 hours. Next point, final setting time of the cement is 5 hours. Next, we can take more time to place it and less time for removing from work. Next point लिखना, it evolves great heat during setting. It is therefore not affected by frost. Next, it resists the action of acid. In a better way. It attains 20% of its ultimate strength
20% of its ultimate strength within 1 day. It attains 20% of its ultimate strength within 1 day. ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर अबाउट 1 डे में इसकी स्ट्रेंथ आ जाती है। डिसएडवांटेज में आप इसमें लिख लेना एक्सट्रीम केयर इज टू बी टेकन, यहाँ पे एक्सट्रीम केयर आपको रखनी पड़ेगी। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन मास कंस्ट्रक्शन, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन मास कंस्ट्रक्शन। एंड नेक्स्ट आपका आ जाएगा इट इज कॉस्टली, इट इज कॉस्टली। क्लियर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। हेडिंग डाल देना पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, जिसको आप पीपीसी बोलते हो। ओपीसी अगर आपका जनरली अवेलेबल नहीं होता है तो आप पीपीसी का यूज कर लेते हो, ठीक है। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। क्लियर। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में अगर मैं पोजोलाना की बात करूं, किसकी बात करूं, पोजोलाना की बात करूं तो क्या होता है, पोजोलाना की बात करूं तो पोजोलाना होता क्या है, एक्चुअल में वॉल्केनिक पाउडर आपका होता है। क्या होता है, वॉल्केनिक पाउडर। वॉल्केनिक आपको पता है क्या होता है, ज्वालामुखी फटेगा। सॉइल में आपने पढ़ लिया होगा अभी, जो आपकी स्टार्टिंग की सॉइल हुई होगी, बेदरिंग वगैरह। क्लियर। केमिकली बेदरिंग जो होती है आपकी वो वॉल्केनिक उससे ही होती है, ठीक है। तो वॉल्केनिक पाउडर आपका जो होता है उसी को आप क्या बोलते हो, पोजोलाना बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली मेनली जो पोजोलानिक आपका यहाँ पे मटेरियल होता है वो क्या होता है, सिलिशियस, सिलिशियस प्लस एल्यूमिनियस। तो सिलिशियस और एल्यूमिनियस जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आपके कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पोजोलानिक मटेरियल्स आपके होते हैं। क्लियर। अब सेकंड चीज यहाँ पे क्या होती है कि इनकी खुद की कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। क्लियर। सिलिशियस और एल्यूमिनियस मटेरियल में खुद की कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्लियर। अब सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आएगी कैसे सीमेंट में, तो इस सीमेंट में आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका प्रेजेंस होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका प्रेजेंस होता है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोजोलानिक मटेरियल और प्लस वाटर, यह आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक जेल फॉर्म होता है। क्या होता है, एक जेल फॉर्म होता है जिसको आप बोलते हो CSH जेल। क्या बोलते हो, CSH जेल, और इसी को आप बोलते हो डेट इज सीमेंटिंग मटेरियल। क्लियर। और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे ही आपका क्या होता है, वाटर ऐड होता है और यह आपस में क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी डेवलप हो जाती है। क्लियर। पहले से सिलिशियस और जो पोजोलानिक मटेरियल आपके
होते हैं, इसमें कोई भी आपकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर और पोजोलैनिक मटेरियल को अगर अपन और अगर थोड़ा डिटेल में समझे तो आपने देखा होगा जैसे फ्लाई एश, ठीक है, फ्लाई एश जो आपका होता है ये भी आपका एक पोजोलैनिक मटेरियल है। नेक्स्ट है आपका राइस हस्क, क्लियर, राइस हस्क एश, क्लियर। नेक्स्ट और क्या हो सकता है आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, विस्फोट से निकला हुआ लावा, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। नेक्स्ट आपका यहाँ पे होता है सुर्खी, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होता है सुर्खी होता है। नेक्स्ट मेटाकोलिन, क्लियर, मेटाकोलिन आपका क्या होता है यहाँ पे कैल्सिनाइड फॉर्म ऑफ द क्ले मिनरल्स, दैट इज द कैल्सिनाइड फॉर्म ऑफ क्ले मिनरल्स, क्लियर। और ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हमने आपको बता दिया है, विस्फोट से निकला हुआ लावा आपका होता है यहाँ पे, ठीक है। फ्लाई एश सुर्खी आपको पता है क्या होता है, जो ब्रिक्स वगैरह होते हैं उसको बारीकली पुलवराइज्ड आप कर देते हो, बहुत बारीकली उसको पीस देते हो, तो जो मटेरियल होता है दैट इज द सुर्खी, ठीक है। राइस हस्क एश आपका जो चावल होते हैं उसकी जो छिलके निकलते हैं उसको अपन जलाने के बाद जो राख निकलती है दैट इज द राइस हस्क एश, क्लियर। तो ये आपके पोजोलैनिक यहाँ पर मटेरियल्स होते हैं, क्लियर। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं पोजोलाना सीमेंट की बात हो गई है। अब यहाँ पे पोर्टलैंड वर्ड भी जुड़ा हुआ था, तो जो आपने ओपीसी सीमेंट बनाया था, तो ओपीसी सीमेंट के जो आपके क्लिंकर्स होंगे उसके साथ हम पोजोलैनिक मटेरियल्स को क्या कर देंगे, इंटर ग्राइंडिंग कर देंगे, क्लियर। पोजोलैनिक मटेरियल जो आप यहाँ पे ऐड करोगे दैट इज 10 to 25%, क्लियर। 10 से 25% आप पोजोलैनिक मटेरियल को ओपीसी सीमेंट के क्लिंकर्स के साथ इंटर ग्राइंडिंग कर दोगे, देन वी फॉर्म्ड पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, क्लियर। वो आपका क्या होगा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, क्लियर। सेकंड चीज इसका बेनिफिट्स क्या है, बहुत ज्यादा चीप है, बहुत ज्यादा महंगा ये नहीं आता है। हाई डिग्री ऑफ वाटर टाइटनेस आपको यहाँ पे मिल जाती है, क्लियर। जो वाटर की प्रॉब्लम्स आती है कि जो आपने जैसे सीमेंट से कोई वॉल बना दी है और वॉल आपको वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, तो यहाँ पर आपको वाटर टाइटनेस भी मिल जाएगी। एक्सपांशन के अगेंस्ट भी यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट्स में, ये आपका यहाँ पे बेनिफिट्स मिल गया है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग के टाइम पे जो हीट इवॉल्व होती है वो कम होती है, तो ये भी एक एडवांटेज हो गया इसका, ठीक। तो अपन इसको अब लिख लेते हैं। लेकिन आप पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में आप सबसे पहले तो पोजोलाना को डैश लगा के लिख लेना, डेट इज वॉल्केनिक पाउडर, ये आपका क्या है एक वॉल्केनिक पाउडर है। लिखना पॉइंट डाल के पहला आप पोजोलैनिक मटेरियल is essentially siliceous or aluminous compound, is essentially siliceous or aluminous compound which do not possess its on cementing property, but when finally divided in presence of water, finally divided in presence of water, react with calcium hydroxide released during hydration process to form the cementing material,
गीता ओपीसी हम यूज करते हैं, पीपीसी यूज नहीं करते हैं। क्लियर? जो आपका रोड कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे ओपीसी का हम यूज करते हैं। सीमेंटिंग मटेरियल। उसके बाद आप एक क्वेश्चन लिख लेना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोजोलॉनिक मटेरियल प्लस वाटर इक्वल टू CSH जेल। और इसमें लिख लेना दैट इज सीमेंटिंग मटेरियल। जो जेल निकला है तो क्या है आपका सीमेंटिंग मटेरियल। उसके बाद एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो पोजोलॉनिक मटेरियल लिख लेना। एग्जाम्पल ऑफ पोजोलॉनिक मटेरियल तो ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। आपका सुर्की है दैट इज द ब्रिक पाउडर, आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको ब्रिक पाउडर। ठीक है, सुर्की, फ्लाई एश, राइस हस्क एश, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल में लिख लेना जो आपके पोजोलॉनिक मटेरियल है। ठीक है, मेटाक्योलिन दैट इज द कैल्सिनाइड फॉर्म ऑफ क्ले मिनरल्स। तो आप ये एग्जाम्पल में लिख लेना, ये आपके पोजोलॉनिक मटेरियल्स यहाँ पे होते हैं। कभी अगर एग्जाम्पल में आ जाए कि पोजोलॉनिक मटेरियल्स क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखना है इसमें, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटरग्रेडिंग ऑफ ओपीसी, इंटरग्रेडिंग ऑफ ओपीसी क्लिंकर्स with 10 to 25% of 10 to 25% पोजोलॉनिक मटेरियल। एडवांटेज लिख लेना, इस सीमेंट के एडवांटेजेस क्या है लिखना। इट अटेन्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विथ एज, इट अटेन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विथ एज। नेक्स्ट, इट कैन रेजिस्ट एक्शन ऑफ सल्फेट, इट कैन रेजिस्ट एक्शन ऑफ सल्फेट, action of sulfate. It evolves less heat during, it evolves less heat during setting. Less heat during setting. It imparts higher degree of water tightness. नेक्स्ट है आपका, it imparts higher degree of water tightness. Next, it imparts plasticity and workability to the mortar. It is cheap. It is cheap. It is cheap. Next, it offers great resistance. It offers great resistance to the expansion. नेक्स्ट है आपका, इट पॉसेस हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी अच्छी अच्छी इसकी प्रॉपर्टी हैं
फिर इसको हम यूज क्यों नहीं करते? ओपीसी की जगह पे बहुत सारी जगह पे यूज होता है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिस वजह से हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो लिखना डिसएडवांटेज। पहला, इट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन अर्ली डेज इज लेस। स्टार्टिंग के डेज में इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे है, इट पॉसेस लेस रेजिस्टेंस टू द इरोजन। क्लियर? यहाँ पे इरोजन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? इरोजन एंड वेदरिंग एक्शन। क्लियर? अब इसका यूज कहां पे करते हैं? पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का, तो लिख लेना, दिस सीमेंट इज यूज्ड टू प्रिपेयर मास कंक्रीट ऑफ लीन मिक्स। याद रखना, लीन मिक्स की बात की जा रही है यहाँ। M15 और M10 जो आपका ग्रेड बनता है, ठीक है? लीन मिक्स एंड फॉर मरीन स्ट्रक्चर्स के लिए आप क्या करते हो? इसका मास कंक्रीटिंग में आपको क्या करना है? लीन मिक्स करना है। क्लियर? नीचे जो पीपीसी वगैरह आपका होता है, ठीक है, तो उसके लिए आप इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखना, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सीवेज वर्क एंड फॉर लेइंग कंक्रीट अंडर वाटर। अगर कंक्रीट की लेइंग आपको करना है तब भी आप इसको यूज कर लेते हो। क्लियर? नेक्स्ट आपका यहां पे आता है व्हाइट सीमेंट। नेक्स्ट आपका होता है व्हाइट सीमेंट। नेक्स्ट है आपका व्हाइट सीमेंट। क्लियर? तो आपका जो व्हाइट सीमेंट होता है, ठीक है, व्हाइट सीमेंट जो होता है प्योर व्हाइट कलर में होता है, प्योर व्हाइट इन कलर। और प्योर व्हाइट इन कलर है मतलब जो आपने आयरन ऑक्साइड यहां पर मिक्स किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट Fe2O3 जो आपने यहाँ पे मिक्स किया था, क्लियर, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा कम हो जाएगा या फिर होगा ही नहीं। क्लियर? और व्हाइट सीमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के जैसे। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग में जो इसमें रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज किया जाता है तो वो यहाँ पे किया जाता है व्हाइट चॉक प्लस क्ले। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या होता है, जो बेस मटेरियल यूज होगा व्हाइट चॉक एंड क्ले फ्री फ्रॉम आयरन। ठीक है, ये भी साथ में याद रखना है कि ये जो मटेरियल हमने यूज किया है इसमें आयरन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्री फ्रॉम आयरन। और व्हाइट सीमेंट का हम जो यूज करते हैं वो करते हैं फॉर डेकोरेटिव पर्पज। इसके लिए यूज करते हैं, डेकोरेटिव पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो लिख लेना इसमें व्हाइट सीमेंट में प्योर व्हाइट कलर सीमेंट होता है। सेकेंड पॉइंट सेम प्रॉपर्टी एज ओपीसी। थर्ड पॉइंट आयरन ऑक्साइड परसेंट वेरी लेस, आयरन ऑक्साइड परसेंट इज वेरी लेस। नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चर्ड बाय व्हाइट चॉक एंड क्ले फ्री फ्रॉम आयरन। मैन्युफैक्चर्ड बाय व्हाइट चॉक एंड क्ले फ्री फ्रॉम आयरन। नेक्स्ट पॉइंट
यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पज, यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पज। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे कलर्ड सीमेंट। नेक्स्ट आपका कौन सा होता है यहाँ पे कलर्ड सीमेंट। अब कलर्ड सीमेंट आपका क्या होता है कि जब आप यहाँ पर ग्राइंडिंग करते हो, किसकी ग्राइंडिंग करते हो, क्लिंकर्स की ग्राइंडिंग करते हो, उस टाइम पर आप मिनरल पिगमेंट्स, जो कलर मिनरल पिगमेंट्स आपके होते हैं उसको यूज करोगे, तो ग्राइंडिंग के बाद जो आपको सीमेंट फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, कलर्ड सीमेंट यहाँ पर फॉर्म होगा। जैसे अगर हम बात करें कि ग्राइंडिंग के टाइम पर अगर मैं क्रोमियम ऑक्साइड का यूज करता हूँ, इसका यूज करता हूँ, क्रोमियम ऑक्साइड का यूज करता हूँ, तो ग्रीन कलर फॉर्म होता है। कौन सा कलर फॉर्म होता है, ग्रीन कलर फॉर्म होता है। नेक्स्ट अगर हम कोबाल्ट का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, कोबाल्ट का यूज करते हैं, तो आपके सीमेंट का ब्लू कलर फॉर्म होता है। क्लियर, कौन सा कलर फॉर्म होगा, ब्लू कलर फॉर्म होगा। और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड जो आपका होता है, जो हमने व्हाइट सीमेंट में बिल्कुल कम कर दिया है, निग्लिजिबल कर दिया है, दैट इज ब्राउन, रेड और येलो। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है आयरन ऑक्साइड की परसेंटेज की। क्लियर, कितना परसेंट यूज किया। जैसे जैसे आप कंटेंट बढ़ाते जाओगे कलर में भी वेरिएशंस मिल जाएंगे। क्लियर, यहाँ पे आप मैग्नीशिया को जो यूज करते हो, इसको मैग्नीशिया को जो आप यूज करते हो, तो मैग्नीशिया भी यहाँ पे हल्का सा रेड और येलो कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये मिनरल कलर पिगमेंट्स जो आपके होते हैं ड्यूरिंग ग्राइंडिंग टाइमिंग, ड्यूरिंग ग्राइंडिंग अगर आप इसको मिक्स करते हो तो आपको कलर्ड सीमेंट मिल जाएगा। तो ये कलर्ड सीमेंट को भी आप डेकोरेटिव पर्पज में यूज करते हो। ठीक है, तो लिख लेना मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिंग सुटेबल, manufactured by adding suitable minerals pigment to ordinary cement at the time of grinding, pigment to ordinary cement at the time of grinding। और आप ये मिनरल पिगमेंट्स के नाम भी लिख लेना। क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन कलर को प्रोड्यूस करता है, कोबाल्ट ब्लू कलर को, आयरन ऑक्साइड ब्राउन, रेड एंड येलो, और मैग्नीशिया रेड और येलो। तो ये भी आप लिख लेना। आपका कंप्लीट हो जाए तो आप थंब के थ्रू बता देना। ठीक है, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि कल अपन ने क्या किया था, ओपीसी सीमेंट की बात की थी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात की। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात की थी। और मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर जो ओपीसी सीमेंट होता है वह अलग अलग ग्रेड में पाया जाता है। क्लियर, तो कुछ डिटेल्स में आपको ग्रेड्स की लिखवा रहा हूँ कि जनरली आपको कौन सा ग्रेड किस कंडीशन में यूज करना है और उस ग्रेड का सेंस क्या है। क्लियर, मतलब क्या है, कौन सा ग्रेड अब जनरली हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला ग्रेड वहां पे हमने क्या पढ़ा था, ओपीसी का
33 ग्रेड, यही पढ़ा था 33 ग्रेड इसका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और ये जो ग्रेड कंफर्म किया गया है यह इंडियन स्टैंडर्ड 269 1989 ने बोला है। क्लियर? ये ग्रेड किसने कंफर्म किया? IS 269 1989। ये कोड भी आपको याद रखना है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सितंबर 1 to 4 के बीच में SSC जेईई होने वाली है उसकी प्रिपरेशन भी साथ में कर रहे हैं और जिन्होंने फॉर्म फिलअप करके रखा हुआ है? ठीक है, हम के थ्रू बता दें वो कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो SSC जेईई का एग्जाम भी देने वाले हैं सितंबर में, जिन्होंने फॉर्म फिलअप करके रखा है व्यापम के साथ साथ। देखो आपकी SSC जेईई का जो एग्जाम होता है उसमें एक कोर्स 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा हर बार कोड से आते हैं। तो यहाँ पे एक कोड आपको याद रखना है कि किस सीमेंट के लिए कौन सा कोड हमने याद कौन सा सीमेंट आपका किस कोड के थ्रू आया है, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन हुई है, जो उनका इनिशियल सेटिंग टाइम डिफाइन हुआ है, फाइनल सेटिंग टाइम डिफाइन हुआ है। क्लियर? जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ पे क्या हुई है? डिफाइन हुई है। क्यों? क्योंकि हमने जो सीमेंट बनाया था वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बनाया था। क्लियर? बाकी तो हम क्या करते गए, उस पोर्टलैंड सीमेंट के साथ इंटरग्रेडिंग करते गए अलग अलग सुटेबल कंपाउंड्स या सब्सटेंस को मिक्स करके। ठीक है, तो अभी मैं इसको लिखाने के बाद आपको कोड भी लिखाऊंगा डिफरेंट सीमेंट के। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कोड। तो ये किसने कंफर्म किया था? 33 ग्रेड 269 1989। और इसने क्या बोला था कि 33 ग्रेड का मतलब ये होता है कि अगर हम इस सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अगर हम फाइंड आउट करें तो आफ्टर 28 डेज 33 न्यूटन पर mm² आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगी। ये 33 का मतलब क्या है? ये 33 ग्रेड OPC मतलब क्या? आफ्टर 28 डेज 33 न्यूटन पर mm² आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगी। क्लियर? इस 33 ग्रेड OPC सीमेंट को हम नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस में जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज करते हैं। क्लियर? तो इसके सामने पहला तो पॉइंट आपको ये लिख लेना है कि द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज इज 33 न्यूटन पर mm²। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है यूज फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क इन नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन। क्लियर? जहां पे नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है, ना टेम्परेचर ज्यादा कम होता है ना टेम्परेचर ज्यादा हाई जाता है, एक नॉर्मल कंडीशंस आपके वातावरण में रहती हैं, सामान्य वातावरण है, तो ऐसी जगह पर हम 33 ग्रेड OPC को यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब जहां पर ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्क जहां पर M20 ग्रेड से ज्यादा आपको कंक्रीट ग्रेड रिक्वायर्ड है, जैसे अगर आप M25 करना चाहते हो या M30 कंक्रीट करना चाहते हो, वहां पर 33 ग्रेड को हम यूज नहीं करते हैं। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। कैन नॉट बी यूज्ड हियर हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कैन नॉट बी यूज्ड हियर हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट above M20 is required, above M20 is required। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आपको लिखना है, इंपोर्टेंट है, द यूज ऑफ दिस सीमेंट, द यूज ऑफ दिस सीमेंट हैज प्रोग्रेसिवली डिक्रीज्ड। इसका जो यूज है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है 43 ग्रेड ऑफ OPC।
और 43 ग्रेड ऑफ ओपीसी सीमेंट जो आपका है यह है आपका IS 8112। किसने कंफर्म किया? IS 8112 1989 IS 8112 1989 ने 43 ग्रेड ऑफ ओपीसी को बनाया और इसने क्या बोला है कि इट इज वाइडली यूज्ड सीमेंट फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क। जो सबसे ज्यादा आपका जनरल कंस्ट्रक्शन में ग्रेड यूज होता है वह 43 ग्रेड ऑफ ओपीसी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टेस्टिंग करता हूं तो आफ्टर 28 डेज इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वह 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। क्लियर? यहाँ पर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गई है। तो इसमें पहला पॉइंट लिख लेना, मोस्ट वाइडली यूज्ड सीमेंट फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क मिनिमम 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मिनिमम 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट लिखना, यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल, यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल कॉमा कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग रोड्स कॉमा ब्रिजेस फ्लाईओवर इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड अदर जनरल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क एंड अदर जनरल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशन, आरसीसी प्लास्टरिंग कॉमा मैसोनरी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको आता है 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, 53 ग्रेड ओपीसी, और इसको कंफर्म किया गया था IS 1269 1987, इंडियन स्टैंडर्ड 1269 1987 सन, इसमें आपके सीमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर? प्रोसेस में 1987 में आया था। इंट्रोड्यूस आपका जो हुआ था वो हुआ था इंट्रोड्यूस बाय 1991 बाय ग्रेसिम, और ग्रेसिम ने जो इसको नाम दिया था वो दिया था बिरला सुपर। क्या नाम दिया था? बिरला सुपर। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज, आफ्टर 28 डेज 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपकी क्या है? मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है यहां पे। क्लियर? M53 ग्रेड को हम यूज करते हैं या तो M30 या फिर M30 से एवं जो हम ग्रेड बनाते हैं। क्लियर? M30 एंड एवं ग्रेड आर यूज। इसका बेनिफिट क्या हुआ? 53 ग्रेड बनाने का बेनिफिट क्या हुआ? M30 के ऊपर हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो सीमेंट का कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है।
स्टील जो होता है वो भी बढ़ जाता है। तो इसमें क्या है कि सीमेंट को इसने 10 से 15% सेव किया। अगर आप M30 या इसके ऊपर ग्रेड को अब यूज कर रहे हो, क्लियर, और 5 to 8% स्टील के कंजप्शन को भी रिड्यूस कर दिया। अगर यही हम 43 को यूज करते, अगर M30 या इसके अबव ग्रेड को बनाने के लिए, तो यहाँ पे 10 से 15% आपको 43 OPC ग्रेड ज्यादा लगता है। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, वो मिनिमाइज कर दिया है, क्लियर। तो ये इसका बेनिफिट हो गया। तो लिख लेना, gives 10 to 15% saving, gives 10 to 15% saving in cement consumption, in cement consumption, and 5 to 8%, and 5 to 8%, 5 to 8% saving in steel consumption, provided higher grade of concrete, provided higher grade of concrete, say M30 and above are used, and above are used. नेक्स्ट लिखना है यहाँ पे, यूजफुल फॉर हाई राइज बिल्डिंग, यूजफुल फॉर हाई राइज बिल्डिंग, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, चिमनी एंड प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर where high grade concrete is required, where high grade concrete is required. Next point, gives better durability characteristics, gives better durability characteristics. तीनों ग्रेड ओपीसी के सभी को क्लियर हैं, कब कौन सा ग्रेड आपको यूज करना है और क्या बेनिफिट्स हैं, हम इसके थ्रू बता दें सभी। फिर अपन आईएस कोड लिखते हैं कि सीमेंट को कौन से आईएस कोड ने डेवलप किया है। जल्दी से बता दें थंब के थ्रू, सभी को क्लियर है तीनों ग्रेड। फिर यहां पर आप एक टेबल बनाना। नेक्स्ट एक आपका पॉइंट आएगा सीरियल नंबर, सेकेंड आप यहाँ पे आईएस कोड लिखना, और नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखना नेम ऑफ सीमेंट या टाइप ऑफ सीमेंट, जो भी आपको लिखना हो। इस 3 कॉलम की आप टेबल बनाना, ठीक है। ये आपका यहाँ पे टाइप ऑफ सीमेंट है, ठीक है। तो एक साथ सभी लिख लेते हैं। सबसे पहला लिख लेना आप, जो अभी आपने तीनों लिखे हैं। एक लिखा है आपने IS 269, लिख लेना 33 ग्रेड ओपीसी। सेकंड आपने क्या लिखा है, IS 8112 डेट इज 43। फिर आपने क्या लिखा था, IS 1269, IS 1269 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट लिखना आप यहाँ पे IS 455, IS 455, और IS 455 आपका यूज किया गया है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। नेक्स्ट है आपका IS 1489, और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लियर, पार्ट 1 और पार्ट 2। IS 1489 पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए आपका पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट पार्ट 1 फ्लैश बेस्ड। और जो आपने कैल्सिनाइड क्ले लिया था, कैल्सिनाइड क्ले मतलब
जो आपने पोजोलॉनिक मटेरियल्स के टाइप देखे थे उसमें आपने कैल्सिनाइड क्ले लिया था, ठीक है। क्या लिया था? कैल्सिनाइड क्ले लिया था, जिसको आपने एक नाम दिया था मेटाक्योलाइन, क्योलाइन, क्लियर, मेटाक्योलाइन दैट इज कैल्सिनाइड क्ले। तो लिख लेना पार्ट 1 जो है फ्लैश्ड वेस्ट, और अगर आपने कैल्सिनाइड क्ले को यूज किया है पोजोलॉनिक मटेरियल तो पार्ट 2 वहां पर आपका यूज होगा। नेक्स्ट है आपका IS 3466, नेक्स्ट है आपका IS 3466 दैट इज मेसोनरी सीमेंट। आप स्टोन मेसोनरी या फिर ब्रिक मेसोनरी में जो सीमेंट यूज कर रहे हो वो आपको कहां से मिल रहा है? IS 3466 से। उसके जितने भी रिकमेंडेशन है, जो भी टेस्टिंग है, वो आपको इंडियन स्टैंडर्ड 3466 में मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका IS 6452, IS 6452 हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए आप यूज करते हो IS 6452। नेक्स्ट है आपका IS 6909, IS 6909 सुपर सल्फेटेड सीमेंट, IS 6909 जो हम यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं? सुपर सल्फेटेड सीमेंट। IS 8041, नेक्स्ट है आपका IS 8041 रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट IS 8042 सेकेंड सीरीज इसी की IS 8042 व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट 8042 1989 ईयर आपकी वही चल रही है, ठीक है, व्हाइट सीमेंट जो आपका बना था। नेक्स्ट इसकी जो सीरीज आएगी IS 8043, IS 8043 हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट है आपका 8229, IS 8229 ऑयल वेल सीमेंट, मतलब जो तेल का कुआं होता है उसकी जो आप क्या करते हो, उसके चारों तरफ जो लगाते हो सीमेंट, वो किस कोड में मिलेगा आपको? IS 8229। उसके सारे स्पेसिफिकेशंस, प्रॉपर्टीज सब आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट था आपका IS 12330, IS 12330 यह आपका है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के लिए, और 12600 IS 12600 लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, इसके लिए यूज होता है, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए आपका यूज होता है। क्लियर है सभी को? IS कोड क्लियर है? IS कोड क्लियर हो गए सभी को? आप लोग ऑब्जेक्टिव बुक कौन सी यूज कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए? ऑब्जेक्टिव बुक
गुप्ता एंड गुप्ता RS में यूथ कॉम्पिटिशन कौन सी यूज कर रहे हो? थ्री 4 6 6 आपका था मैसोनरी सीमेंट के लिए, मैसोनरी सीमेंट, ब्रिक मैसोनरी या स्टोन मैसोनरी जो आप कर रहे थे उसके रिगार्डिंग दिया गया है 3 4 6 6 यूथ कॉम्पिटिशन RS कुर्मी। ओके, जो भी आप बुक यूज कर रहे हो उस बुक में जितना हमने सीमेंट पढ़ लिया है, यहाँ पर सीमेंट का एंड होता है आपके मटेरियल्स का, तो सीमेंट का आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लेना। सीमेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास हैं वो सारे के सारे आप सॉल्व कर लेना। कोई सी भी बुक हो, यूथ कंपटीशन हो या फिर आपके पास कुर्मी हो, गुप्ता एंड गुप्ता हो, सीमेंट के आपको जितने भी क्वेश्चंस उसमें मिल रहे हैं वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल्स आपका व्यापम सब इंजीनियर और SSC जूनियर इंजीनियर की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पर 22 to 25 क्वेश्चंस आपका वेटेज रखता है ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है। तो सीमेंट यहाँ पर हमने पढ़ लिया है, तो सीमेंट के आप सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना, ठीक है। और मैं तो आपको प्रैक्टिस शीट दे ही दूंगा, आप अपने से थोड़ा बहुत कर लेना अभी जब तक आपको प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फिर लाइन, नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लाइन। आज ही से स्टार्ट करें या कल से स्टार्ट करें? क्यों भूपेन, ज्यादा पढ़ लिया है क्या आज? अभी तो 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए अपने। हाँ, 10 मिनट बचे हुए हैं अभी क्लास ओवर होने में। सबको कल से ही स्टार्ट कराना है, कोई आज वाला नहीं है। देखो, टेंटेटिव डेट आपके पास है व्यापम सब इंजीनियर की, और उसके अकॉर्डिंग आपके पास 80 to 85 डेज आपके पास रिमेनिंग। सब्जेक्ट आपके पास कितने हैं? अप्रॉक्स 14 सब्जेक्ट टेक्निकल के हैं और 6 to 7 सब्जेक्ट आपके नॉन टेक के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका सिलेबस भी टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आप FLT भी अच्छे से देना स्टार्ट कर दें। जैसे अभी कल आपका ग्रुप पर आ रहा था कि FLT अनलॉक नहीं हो रहे हैं, जब तक पढ़ोगे नहीं FLT कैसे सॉल्व करोगे? पहले तो इसका आंसर दो। क्या आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं क्या अभी कंप्लीट? कोई 1 या 2 सब्जेक्ट अगर आपके 3 या 4 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद FLT देने का कोई मतलब होता है? अभी आप FLT दोगे आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे, वैसे ही डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। तो FLT अभी आपको नहीं देना है। अभी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है आपका अभी, कि आप सब्जेक्ट वाइज जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है और जो आपका टॉपिक चल रहा है, तो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ना कि आप FLT को सॉल्व करें। FLT आपको तब सॉल्व करना है जब आपके क्या हो जाए, 5 या 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए और उधर से नॉन टेक में 3 या 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए,
तब आपको FLT देने में बेनिफिट्स होगा। अभी से दोगे तो डीमोटिवेट होते जाओगे बार बार, अरे मेरे नंबर ही नहीं आ रहे, नंबर ही नहीं आ रहे। ठीक है, तो जब पढ़ोगे उसके बाद आपके नंबर यहाँ पर आएंगे। तो FLT अभी नहीं करना है। ठीक है, अभी आपको प्रैक्टिस सीट मिल रही है, तो प्रैक्टिस सीट अभी आपको लगाना है इंडिविजुअल सब्जेक्ट की और टॉपिक्स की। ठीक है, तो कल से ये स्टार्ट करेंगे लाइम को। ठीक है, आपकी अगर इच्छा ऐसी है कि कल से सर स्टार्ट करें तो हम कल से स्टार्ट करेंगे लाइम। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको बोला है कि आपको सीमेंट के क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करने हैं। जो भी आपके पास बुक है, जिस बुक को भी आप प्रेफर कर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गेट, सेंट्रल एंड स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर्स एग्जाम्स, सब्सक्राइब द चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट नाउ।